रोल करता है। वैसे हम एक ये बॉडी लेते हैं, बॉडी यहाँ पर स्फीयर है, कल के आपको सिलेंडर दे सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस न्यूमेरिकल का जो एक तरह से कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर कुछ डाटा चेंज होंगे। सारा स्टेप बाय स्टेप जो आप सीखेंगे वो सारा कुछ वही रहेगा। तो क्वेश्चन आपको जो मिलेगा, हो सकता है कि वहाँ पर सॉलिड सिलेंडर की बात कर ले, हॉलो सिलेंडर की बात कर ले। तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, जैसे यहाँ पर इसको आप प्रैक्टिकली नहीं देख पाओगे, 3D फिगर है, तो आप यहाँ पे समझो। जैसे मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है और हमने क्या किया कि स्प्रिंग से या दो हमने यहाँ पर एक वो एक्सेल यहाँ पर इंसर्ट किया। एक्सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, एक्सेल का मतलब एक रॉड हमने ऐसे यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। वो रॉड इस तरह से फिट किया कि मतलब उस रॉड को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान करके ये सिलेंडर क्या करेगा, रोल करेगा। यहाँ पे रोलिंग मोशन की बात होनी है। और हमने दो ऐसी रॉड और ले ली, उन रॉड को आपस में जोड़ा, जोड़ने के बाद यहाँ पर स्प्रिंग से हमने इसको ऐसे बांध दिया वहाँ पे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये 3D फिगर है और इसमें आप ये समझिए कि यहाँ पर जो स्फीयर है एक तरह से रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस स्फीयर को हल्का से खींचें और खींच करके छोड़ें तो यहाँ पर स्फीयर रोल करेगा और स्प्रिंग में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्रेशन आ गया होगा, इलॉन्गेशन आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस स्फीयर का या इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r दिया है, मास मान लो इसका m है। क्वेश्चन यहां पर ये है, इफ द सॉलिड स्फीयर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन देन द सॉलिड स्फीयर परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फाइनली हम क्वेश्चन यहां पे लिखने आ रहे हैं, फाइंड आउट टाइम पीरियड। फाइंड आउट टाइम पीरियड। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर हम बात करें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के मेथड हमारे पास कितने थे। तो हमने आपको बताया था कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 अलग अलग मेथड होते हैं। पहला मेथड था बाय द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा मेथड था बाय द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, तीसरा मेथड था बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड। तो अब उन 3 में से कौन सा नहीं यहाँ पे लग पाएगा। अब जिन बच्चों ने प्रॉपर तरीके से मतलब लेक्चर्स देखे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आकर के मिल जाना आपको। आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आइएगा, इससे पहले आप जितने भी लेक्चर्स हैं ऑसिलेशन के उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो अब हमको कैसे पता चले कि ये क्वेश्चन जो गिवन है वो किस मेथड से सॉल्व होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप करने, जैसे हमने बात किया सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम का मतलब था कि यहाँ पर एक बॉब लिया, लेंथ L है, इसको ऐसे झुला दिया, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया था। और वो टाइम पीरियड आपने किस जगह पे कैलकुलेट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के बिहाफ पर आपने यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था 2π√L/J। ये टाइम पीरियड निकल के आया था। अब यही टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते थे बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड, बाय द हेल्प ऑफ टॉर्क मेथड। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था वो आप तीनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन सबसे इजी मेथड की बात करें तो यहाँ पर इजी मेथड था रिस्टोरिंग फोर्स मेथड। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टॉर्क मेथड लगाओगे तो भी आंसर आएगा और एनर्जी मेथड लगाओगे तो भी आंसर आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स मेथड आप लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। बस दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे रोलिंग मोशन आएगी तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना, देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर बॉडी रोल करेगी, रोलिंग मोशन विद स्प्रिंग, ये कैलकुलेट करोगे आप एनर्जी मेथड से। यहां पर बात होगी एनर्जी मेथड। अब एनर्जी मेथड होती क्या है, इस सिस्टम की अगर यहां पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो एनर्जी यहां पर है वो एनर्जी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। एक्सटर्नल का मतलब कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लें एक तरह से हम, तो अगर यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले से हमने क्या मान लिया, 0, मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं यहाँ पे,
सारा फोर्स कैसा है यहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। आप इमेजिन करो कि आपने इस सॉलिड स्फीयर को यहाँ पे ले जाके छोड़ा है ऐसे, ये मान लो आपने वाई खींचा है, इसको स्प्रिंग को आपने वाई खींच दिया। वाई खींच के जब आपने छोड़ा होगा तो फाइनली आप इमेजिन करो कि यहाँ पर इसके पास किसी भी स्टैंड की बात करें तो किसी भी स्टैंड पर स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। स्फीयर के पास एक नहीं दो एनर्जी होंगी। पहली होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दिस सॉलिड स्फीयर परफॉर्म प्योर रोलिंग मोशन। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ये क्या परफॉर्म करेगा, रोलिंग मोशन। तो जब भी रोलिंग मोशन होगा तो मतलब यहाँ पर बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो उसी लाइन पर आगे बढ़ता रहेगा। बट अगर हम बात करें बॉडी की तो बॉडी क्या करेगी, यहाँ पर एक रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगी, लुढ़केगी बॉडी। तो किसी भी स्टैंड पे जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब टोटल एनर्जी किसके किसके पास है बताओ, सॉलिड स्फीयर के पास कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। साथ ही साथ यहाँ पर होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। अब कुछ स्प्रिंग में कंप्रेशन या इलॉन्गेशन भी होगा, और हम जानते हैं जब भी स्प्रिंग में कंप्रेशन या इलॉन्गेशन होगा तो वहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना एनर्जी और आ जाती है। ये टोटल एनर्जी है किसी भी टाइम पे। अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमको करना क्या है, हमें ये करना है कि इस एनर्जी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लो। थोड़ा सा हम चाहें तो इसको और एक्सपेंड कर लें। देखो ये बनेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोले क्या होता है, 2/5 m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर है, मान लो एक्स है, ठीक है। वाई इलॉन्गेशन है, लेकिन हमने मान लिया किसी भी टाइम टी पर इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एक्स है, तो इतना एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी। 1/2 खत्म हो गए। अच्छा आर इंटू ओमेगा वी होता है क्या, तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये वी स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देखो एनर्जी क्या लिखोगे, ये 1/5 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइनली इसको हम क्या लिखें, इसको आप लिखोगे 7/10 एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। अब आप एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस पूरे को हमने क्या किया, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप ये कहो गुरुजी टाइम के साथ ही डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लाना है, एक्सेलेरेशन, और वो एक्सेलेरेशन जो आएगा विद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एक्सेलेरेशन अगर प्लस में होगा तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, माइनस में। क्योंकि हम जानते हैं एक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक थी दैट इज ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, तो हमें उसके जैसे यहाँ पर शक्ल जनरेट करना है एक्सेलेरेशन की। तो हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर ही एक्सेलेरेशन मिलेगा, जब रिस्पेक्ट कैसा होगा, टाइम का होगा। तो आपने यहाँ पे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके, है ना, तो डी ई बाई डी टी बोलो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें, 0 बनेगा। ये एनर्जी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, 0। तो 7/10 एम इंटू डी वी स्क्वायर ओवर डी टी प्लस ये बन जाएगा k/2 इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। बोलो क्या मिला, 7/10 एम इंटू वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया आपने, ये बन जाएगा 2v, और dv बाई डी टी का एक्सेलेरेशन बन जाएगा, बना होगा k/2 एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, बोलो 2x, और dx बाई डी टी यहाँ पर v फिर से आ जाएगा। आप देखो ये 2 ने 2 को मार दिया होगा, इस 2 से 5 बचेगा यहाँ पे। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 7/5 एम इंटू वी इंटू ए। आप इसको 0 की साइड ले आओ तो क्या ये बना होगा, 7/5 एम वी ए
बराबर माइनस का k इंटू एक्स इंटू वी बनेगा। देखो v से भी खत्म हो गया, तो एक्सेलेरेशन का फंक्शन क्या निकल के आया यहाँ से, बोलो एक्सेलेरेशन बराबर क्या लिखेंगे, ये जो a है और बाकी जो चीज़ है वो इधर भेज दो। तो इक्वल टू क्या लिखें, बोलो बोलो, इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 5/7, 5 ऊपर गया 7 नीचे आया, और क्या बनेगा k इंटू एक्स बाई एम, ये बन जाएगा। यहाँ तक कहानी हमेशा आपको खींच के लाना है, और हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की। ठीक है, अब आप इनको कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने पर क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5/7 के एक्स बाई एम। देखो एक्स से एक्स खत्म होगा, निगेटिव साइन खत्म हुआ, ओमेगा बराबर क्या मिला, रूट ऑफ 5k/7m। तो टाइम पीरियड क्या मिला, बोलो वो 2π√7m/5k। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको याद नहीं रखना है, आपको याद क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या बताया, जब रोलिंग मोशन दिखेगा विद स्प्रिंग तो वहाँ पर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी मेथड लाना पड़ेगा। और एनर्जी मेथड क्या कहता है, किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, रोलिंग की बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है, कंप्रेशन है, तो हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। आई बात समझ में, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब स्प्रिंग मास सिस्टम पर कई सारे हमने प्रॉब्लम और जो है नोट्स करके हमने कुछ ऐसे आपको पॉइंट बताए थे जिन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे हमने बोला कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो आंसर है दैट इज 2π√m/k होता है, लेकिन हमने आपको ये बताया कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जो 2π√m/k है वहाँ पर एक सिंगल मास होता है, सिंगल स्प्रिंग होती है। लेकिन अगर मान लो कल कि आपके पास 2 स्प्रिंग थी तो आपने उनको सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट किया, या 2 मास दिए तो आपने उनको एक मास में कन्वर्ट कर लिया। स्प्रिंग मासलेस होनी चाहिए, ये भी हमने आपको बताया, स्प्रिंग मासलेस होनी चाहिए, ये हमने आपको बताया। बट हमने ये भी आपको बताया कि स्प्रिंग के पास अगर मास है तो वहाँ पर भी हमें 2π√m/k कैसे फिट करना है। तो वहाँ पर आप याद कीजिए कि हमने आपको बताया था कि मास जो होता है वो स्प्रिंग का जो मास होता है उसको 1/3 मास से हम डिवाइड करके जो है जो ब्लॉक हैंग कर रहा है उसके मास में ऐड कर देते हैं। मतलब सारे केस हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ केस जो आईआईटी में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा गया, जैसे हम आपको अभी दिखाएंगे कि आईआईटी में कब ये क्वेश्चन आया है। और ये जो 2 पॉइंट अभी बचे हैं, इन 2 पॉइंट पर आप देखेंगे आईआईटी वाले ने डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाई है भाई साहब। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़्यादा आपको समय नहीं लगना है। देखिए जैसे ऐसा कुछ हमने मान लिया फिगर, आप भी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिएगा कि यहाँ पर जो कहानी बनने जा रही है वो प्रैक्टिकली कैसे एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि यहाँ पर इसमें जो कहानी लिखी है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन से आप नहीं समझ पाओगे। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जो है थोड़ा सा आपको स्यूडो फोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। स्यूडो फोर्स का ये फार्मूला होता है। ये एक बड़ा ब्लॉक है और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक है। अब सबसे खास बात क्या कि अभी तक हमने एक ही ब्लॉक यहाँ पर रखा था, है ना, और इस एक ब्लॉक को हमने झुलाया तो यहाँ पे टाइम पीरियड इस अकेले ब्लॉक का बना था 2π√m/k। 2 ब्लॉक हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। अब अगर हम इस नीचे वाले ब्लॉक को, पूरे सिस्टम को हम हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ें तो फाइनली होगा क्या कि पूरा सिस्टम ऑसिलेट करेगा। लेकिन आप ये समझिए यहाँ पर शर्त ये है कि ये ब्लॉक इस सरफेस पर स्लिप नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला जो ब्लॉक है नीचे वाले ब्लॉक के जो सरफेस है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। अब रिलेटिव मोशन को रोकने वाला इकलौता एक ही फोर्स होता है, दुनिया का सिर्फ एक ही फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को रोकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो गारंटीड आप जैसे इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, ये उसी टाइम पर जब ये सिस्टम आगे जा रहा होगा ये ब्लॉक जो है
पीछे निकल जाएगा। तो अगर हमें इस ब्लॉक को इस सरफेस पर बनाए रखना है तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन का विरोध करने वाले को लाना पड़ेगा, और वो है कौन? उस वीर्योद्धक नाम क्या है? फ्रिक्शन नाम है, उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। अब मान लेते हैं मेन पोजीशन है, समझिए इसको हम कहेंगे मेन पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स क्या सिस्टम में 0 है। बहुत मन से आप समझिएगा, आप ये समझो कि मीन के राइट हैंड साइड और मीन के लेफ्ट हैंड साइड दो पॉसिबिलिटी यहां पे होनी है। मान लो कि आपने इसको हल्का सा खींचा है, खींचने के बाद जो मान लो जो सिचुएशन बनी होगी वो यहाँ पर कहीं आ गई। स्प्रिंग यहाँ पे अटैच है, आप इमेजिन करो कि स्प्रिंग यहाँ पर जो है ब्लॉक से अटैच है, ठीक है। और एक कंडीशन हम और ले लेते हैं, मान लो कि जो सिस्टम है ब्लॉक है वो मेन से लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब आप ये बताओ कि किस ओरिएंटेशन में ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है नीचे वाले ब्लॉक के सरफेस से फ्री होगा, किस ओरिएंटेशन में? दोनों ओरिएंटेशन में ब्लॉक ऊपर वाला जो है स्लिप कर सकता है, चाहे मीन से राइट हैंड साइड जाए चाहे मीन से लेफ्ट हैंड साइड जाए। आप ये बताओ कि सिस्टम मान लो इधर की तरफ जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट मान लो राइट हैंड साइड है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड। डिस्प्लेसमेंट अगर राइट हैंड साइड है और हम चाहते हैं सिस्टम अंदर आए तो एक्सेलरेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रखना पड़ेगा। तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की ओर बन रहा होगा, समझिएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। एक्सेलरेशन को हम कहाँ पर रखेंगे? सिस्टम के अंदर की ओर, टुवर्ड मेन पोजीशन। सिस्टम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब आप सोचिए, सिस्टम के पास एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। अगर हम इस छोटे वाले ब्लॉक से पूछें कि छोटा वाला ब्लॉक क्या यहाँ पे बना रहना चाहेगा, तो कहेगा ब्लॉक कि भाई हम पर एक स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा। ये फ्रेम आप रिफरेंस है जो कि कहाँ पर मूव कर रहा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब कि राइट हैंड साइड इधर की तरफ चल रहा, बट एक्सेलरेशन की बात करें कहाँ लग रहा? वो लेफ्ट हैंड साइड। तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप ये बताओ कि ऊपर वाले ब्लॉक पर स्यूडो का एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? ए बन जाएगा पीछे की ओर। अब ये एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड करेगा, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जानते हैं डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। आप याद करो एक्सेलरेशन बराबर क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई था, ये एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड अधिकतम कितना हो सकता है? ए मैक्स कब होगा? जब y इक्वल टू क्या हो जाए? a हो जाए। मॉड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज ये प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक स्लिप किस कंडीशन तक नहीं करेगा? जिस कंडीशन तक ए मैक्स की कंडीशन ना बन जाए, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है यही तो इसको पीछे ले जाना चाहता है। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये पूरे सिस्टम का जो अंदर की ओर बन रहा। अब ये एक्सेलरेशन हम जानते हैं किस पे डिपेंड किया है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर ये दी है कि हम अधिकतम डिस्प्लेसमेंट क्या ले लें, या अधिकतम डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। वहां पर क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे डाटा दिए होंगे, उसके भी पर आपसे पूछेगा फाइंड आउट एम्पलीट्यूड एट विच द सिस्टम ऑसिलेट टुगेदर, मतलब कि जो ब्लॉक है एक दूसरे के साथ मिल करके ऑसिलेट कर रहे हैं, स्लिपिंग का यहां पर कोई चांस नहीं बन पा रहा। तो अगर ये दोनों मिलकर ऑसिलेट कर रहे हैं तो एक बात तुमको पहले से ही पता है, टोटल मास कितना ऑसिलेट कर रहा? m प्लस एम। तो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m प्लस एम बाई के।
ये हमको पहले से पता है कि अगर दोनों ब्लॉक एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट इट इज 2.√10+m/k, ये टाइम पीरियड बन जाएगा। बट आप ये सोचो कि यहाँ पर कहानी बन क्या रही, कहानी ये बन रही कि ये टाइम पीरियड आपको तब मिलेगा जब ये वाला ब्लॉक इस सरफेस पर हमेशा के लिए बना रहे। तो ये जो ब्लॉक है, अब आप सोचो कि अगर आप स्प्रिंग को ज़्यादा दबा के छोड़ोगे तो हो सकता है कि ये ब्लॉक जो है सरफेस से स्लिप कर जाए। इमेजिन करो यार, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो कि अगर हम मान लो ब्लॉक को इस मेन पोजीशन से बहुत ज़्यादा खींच के छोड़ दिए तो इस ए का वैल्यू बढ़ता चला गया, और ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा मतलब कि इसको बाहर फेंकने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप ये बताओ कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पर स्यूडो फोर्स कहाँ बन रहा होगा? अगर स्यूडो फोर्स बाहर की ओर बन रहा मतलब राइट हैंड साइड बन रहा m इंटू ए का, तो अंदर की ओर फ्रिक्शन फोर्स कितना बन जाएगा? म्यू इंटू एन, इतना फोर्स होगा। अब म्यू तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया ना। अब आप देखो एन का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, बोलो बोलो, mg के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना? म्यू mg। अब इसमें आप बताओ क्या कुछ चेंज होने वाली चीज़ें हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट है, मास ऑफ ब्लॉक कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। तो अगर ये मान लीजिए हमारे पास 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन से ही मतलब बॉडी को रोका जा सकता, उससे ज़्यादा फोर्स पर नहीं रुक पाएगी। m इंटू ए का वैल्यू चेंज हो सकता है चूंकि ए का वैल्यू डिपेंड किया है y पे, और y की अधिकतम वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर a का अधिकतम वैल्यू m इंटू ए इस म्यू इंटू एन के बराबर या तो इससे छोटा है तब तक ये जो ब्लॉक है इस सरफेस पर बना रहेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। तो कंडीशन है क्या कि म्यू इंटू एम जी जो है ये तो चेंज होगा नहीं, और इसकी अधिकतम जो वैल्यू है अगर वह अधिकतम वैल्यू इस म्यू एम जी के इक्वल हो या इससे कम है तब उस कंडीशन में ये ब्लॉक इसके ऊपर बना रहेगा। तो आप ये बताओ कि शर्त यहाँ पर क्या है? शर्त ये है कि जो m इंटू ए है उसका जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी हो जाए। ये कंडीशन किसकी है? नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक, बिटवीन द सरफेसेस। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर m इंटू ए की वैल्यू बराबर है जस्ट तो मैक्सिमम वाली बात हो गई, m इंटू ए की वैल्यू कम है तो यहाँ पर तो अभी ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, है ना। तो अब ये बताओ कि जो m इंटू ए है, ए का अधिकतम मान कितना हो सकता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो m इंटू ए की जगह पर क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। अब आप इसको अधिकतम की बात करना चाहते तो बराबर कर लो, कितना बनेगा? म्यू इंटू एम जी। एम से एम खत्म कर लो, देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या मिला? जी बाई ए। तो ओमेगा बराबर क्या मिला? रूट ऑफ जी बाई ए मिला। क्या टाइम पीरियड क्या मिला? 2 पाई अंडर रूट ए बाई जी मिला। तो ये टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड की गारंटीड इक्वल होगा। चूंकि ये जो कंडीशन आप वहाँ पर तो पहले से हमने मान लिया है ना कि दिस ब्लॉक ऑसिलेट टुगेदर, ये दोनों एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जब एक साथ ऑसिलेट किए तो टाइम पीरियड जो बनेगा ये बन जाएगा, और यहाँ पर भी तो आप एक साथ ऑसिलेट करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड बनेगा वहाँ के टाइम पीरियड के इक्वल बनेगा। बस इतना अंतर है कि वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और मास है, यहाँ पर क्या है? एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ए का मतलब है एम्पलीट्यूड। अब आपको हम दिखाएंगे भाई साहब की जो आईटी में है इस चुटकुले पर बेस क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल के आया है ना। तो टाइम पीरियड जो ये वाला है उस टाइम पीरियड के इक्वल होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो तो हमने अभी रखा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो ये म्यू इंटू जी है, म्यू इंटू जी है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना। तो ए बाई म्यू जी ये आंसर हमारा फाइनली बनेगा।
ये आंसर बनेगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से सीख लो, और इस पर हम आपको जेई पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल वो आपको दिखा रहे हैं कैसे मतलब चुटकुला पूछा गया है। तो चलिए, जैसे जेई में उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा है, तो आपको हम बताएं कि एक और टॉपिक जहाँ पर न्यूमेरिकल बढ़िया बनते हैं, जैसे हम ये कहें कि मान लो ऐसा कुछ फिगर आपको देगा, ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के है, और ये जो पेन है, ये मतलब जो सरफेस है, प्लेटफॉर्म है, वो स्प्रिंग से अटैच है, और हमने क्या किया कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक डज नॉट अटैच विद स्प्रिंग। ब्लॉक जो हमने कहाँ पे रखा है, ठीक जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, है ना। तो अब ये बताओ कि जो ब्लॉक है ये इस सरफेस से रिलीज हो सकता है, ये जो ब्लॉक है सरफेस से रिलीज हो सकता है। तो क्वेश्चन यही है कि अधिकतम इसको हम कितना कंप्रेस करके छोड़ें, अधिकतम कितना कंप्रेस करके छोड़ें ताकि ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पर बना रहे और इस सरफेस के साथ क्या करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक बात तो पहले से पता है कि अगर ये ब्लॉक हो इस सरफेस पर रह करके अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, मोशन कंप्लीट करता है, तो टाइम पीरियड तो पहले से हमको पता है, इसमें ज़रा सा भी आपको नहीं सोचना है। टाइम पीरियड 2.√m/k, बोलो यही बना होगा। लेकिन अब ये जो चीज़ है ये तो फिक्स है, लेकिन हम ये कहें कि अब बताओ कि अधिकतम कितना कंप्रेस करके छोड़ा जाए। अब वो अधिकतम कितना कंप्रेस करें उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये हमारा मेन पोजीशन, अब इस मेन पोजीशन से ऊपर की ओर एक बात बनेगी, इससे एक नीचे एक बात बनेगी। ये मेन पोजीशन की लाइन है। जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, मीन से ऊपर गया और यहाँ पर ये मीन से नीचे आया। बहुत मन से आप समझिएगा, छोटा छोटा चुटकुला ऐसे ही पूछता है नीट में, और आईटी में तो खैर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये भी आईटी मेंस लेवल पर है ना। तो अब ये बताओ, मान लो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का ऊपर की तरफ, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ। आप बताओ इसका जो वेट है वो तो डाउनवर्ड रहेगा, यहाँ पर भी वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड रहेगा। अब आप ये बताओ, ये सरफेस पर है तो सरफेस पर रहने का मतलब कि बॉडी का एक नॉर्मल रिएक्शन भी बना होगा, और वो नॉर्मल कहाँ पर होगा, हमेशा ऊपर की ओर। यहाँ पर भी देखो सिस्टम कहाँ जा रहा होगा, नीचे, सरफेस पे ही बना है। मान लो सरफेस आप इमेजिन करो कि जो है ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है ये ऐसे, ठीक है। ये नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल ऐसे बना होगा, है ना। अच्छा, अब हमें एक बात पहले से पता है कि अगर के सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, अगर के सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन किस एंगल पर होंगे, 180 डिग्री पर होंगे क्या? बिल्कुल सही जवाब है। तो हमको पहले से पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो एक्सेलेरेशन कहाँ पर होगा, बोलो भाई साहब, नीचे की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो एक्सेलेरेशन कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर होगा। भाई ऊपर एक्सेलेरेशन बनेगा तभी तो सिस्टम ऊपर आएगा। अब आप ये बताओ कि इस कंडीशन में जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल कितना होगा। अगर मान लो ये हमारे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो हम पर्टिकुलर पॉइंट P की बात कर लेते हैं, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। आप बताओ नेट फोर्स हमें कहाँ पे रखना है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड, चूंकि एक्सेलेरेशन नीचे बनाया हमने, तो mg और n में बड़ा कौन होगा, mg बड़ा होगा। तो आप क्या लिखोगे, बोलो बोलो, mg माइनस n बराबर क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन, न्यूटन्स लॉ। देखो n बराबर क्या लिखोगे, mg माइनस m इंटू ए लिखोगे। अच्छा, पॉइंट Q पर कहानी क्या बनेगी, पॉइंट Q पर कहानी क्या बनी होगी बताओ,
एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू देखो नेट एक्सेलरेशन कहाँ पर रखना आपको, अपवर्ड, चूंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ डाउनवर्ड, तो क्या लिखोगे n माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, n इक्वल टू क्या बना बोलो, एम जी प्लस एम इंटू ए। तो अब ये बताओ कि किस पॉइंट पर ब्लॉक सरफेस से अलग हो सकता है। सरफेस से अलग होने का मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम बॉडी को सरफेस से फ्री करना चाहते हैं तो नॉर्मल कितना होगा, 0। तो आप बताओ पॉइंट पी पर नॉर्मल 0 हो सकता है, क्यू पर, पी पर 0 हो सकता है। तो कहानी हमें कहाँ से कैलकुलेट करनी है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी 0 होने की हो, और जहाँ पर 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर तो सिस्टम ये जो ब्लॉक है ये सरफेस पर बना ही रहेगा। तो मीन से नीचे की बात करें तो यहाँ से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन इससे पहले जो केस हमने देखा वहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड भी ब्लॉक गया तब भी सरफेस से रिलीज हो सकता था, और राइट हैंड साइड जाने पर भी वो फ्री हो सकता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हमें यहाँ पर इससे बात नहीं करनी है। मान लो दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है, तुम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन n कैन बी 0, n कैन बी 0। तो 0 किस कंडीशन में, मान लो 0 हमने मान लिया है, तो 0 बराबर क्या लिखोगे, एम जी, जस्ट 0 हुआ है माइनस में, तो m इंटू ए बराबर क्या लिखें बोलो, m इंटू जी लिखें क्या, मास से मास खत्म हुआ, बताओ a इक्वल टू क्या लिखोगे, a इक्वल टू क्या लिखोगे, a का अधिकतम वैल्यू कितना होगा भाई, ये हमने क्या बोला कि इसको हम कितना कंप्रेस करके छोड़ें ताकि सिस्टम जो है ब्लॉक के साथ ऑसिलेट करे। तो यहाँ पर a का अधिकतम वैल्यू क्या रखोगे, जैसे पहले आपने देखा कि a का अधिकतम वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, मॉड की बात हम कर रहे हैं, तो आप ये डाटा यहाँ पे रख लो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बराबर क्या लिखोगे जी, अधिकतम एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। तो ओमेगा बराबर क्या मिला, जी बाई ए अंडर रूट, टाइम पीरियड बोलो क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट ए बाई जी। अब हमसे क्वेश्चन अगर ये कहता कि बताओ कितना अधिकतम इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं स्प्रिंग को ताकि सिस्टम एक साथ ऑसिलेट करे, है ना, तो एम्पलीट्यूड आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप देखो ये वाला टाइम पीरियड इसके इक्वल कर लो। आई बात समझ में, तो यहाँ से आप ए जो है निकाल सकते हैं, ए का मतलब आज भी क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो आप इसको अच्छे से सीखो, और यहाँ पर कुल मिला के ऑसिलेशन तो है ही है, साथ में आपको न्यूटन्स ला के भी कुछ थोड़े थोड़े जो है दर्शन हो रहे हैं, है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन का जो फिगर हमने बना दिया है, और लैंग्वेज बहुत बड़ी क्वेश्चन की दी है तो हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, और है कुछ इसमें नहीं, ये हमने टॉपिक अभी जस्ट हमने कवर किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ए ब्लॉक पी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो p है वो कहाँ पर रखा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहाँ पर म्यू बराबर क्या है, 0 है। फिर यहाँ पर बोला है कि q हमने एक सेम मास का ब्लॉक है, ये भी अच्छा, इन दोनों का मास सेम है, ये m मास का है और ये भी m मास का है, दोनों का मास सेम है। तो ये कह रहे हैं कि दोनों का मास सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिया है इन्होंने। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक इज, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, है ना। अगर हम कहें कि दोनों, अच्छा इसमें जो और लैंग्वेज लिखी ये लिखी है कि जो है मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड हमको पहले से गिवन है, SHM का जो एम्पलीट्यूड है वो पहले से ही गिवन है, वो कैपिटल ए गिवन है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन इसमें कुछ ऐसे दिए हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 0 है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने K इंटू ए, तीसरा ऑप्शन दिया है हाफ K इंटू ए, चौथा ऑप्शन दिया है म्यू इंटू जी। अब आप समझो कुछ ऑप्शन पहले से ही गलत
घोषित किए जा सकते हैं। हमको एक बात पता है कि फ्रिक्शन फोर्स भी एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होता है, न्यूटन होता है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आपने म्यू जी पढ़ा कि म्यू एम जी पढ़ा है? म्यू एम जी पढ़ा है। तो यहाँ पर ये म्यू जी दे रहे हैं भाई साहब, म्यू जी तो हो नहीं सकता है, तो ये तो आंसर पहले से गलत कर लो आप। 0 हो नहीं सकता है, इसको पहले से आप गलत कर लो। तो बस यहाँ पर खेल 1/2 का है और 1 का है, तो आंसर या तो आपका दूसरा है या तो तीसरा है। तो आपके पास समय 1 मिनट का है, स्क्रीन पॉज करके एक बार आप इसका कैलकुलेशन करके देखो आंसर क्या मैच कर रहा है ना। बताओ जल्दी से क्या आंसर आया। आई थिंक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, है ना, चूँकि आप थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हैं कैलकुलेशन में, है ना। बताओ कौन सा आंसर मैच कर रहा, बताएं अभी। चलिए देखिए, तो चलिए आंसर इसमें जो है हमारा थर्ड है, थर्ड आंसर मैच कर रहा। ये हमको पहले से आंसर पता है, क्योंकि किताब हमारे पास है तो आंसर हमको पहले से पता ही होगा, भाई साहब को थोड़ी ना पता होगा। बट आप ये नहीं कहना गुरुजी आपने जो है रट्टा मारा होगा, रट्टा मारेंगे तो पॉसिबल ही नहीं कि हम आपको यहाँ पर ऐसे बता पाएंगे, है ना। रट्टा मारने पर कहीं ना कहीं चीज़ें सामने दिख जाती कि शायद टीचर जो है रट्टा मार करके आए, बट ऐसा नहीं है। आप बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछा है, तो आप बताओ कैसे इसको कैलकुलेट करें हम एक बात जानते हैं पहले से कि जो टाइम पीरियड बना था, या आपने देखिए फ्रिक्शन फोर्स लिखा था म्यू इंटू जी, और इस म्यू इंटू जी का अधिकतम वैल्यू जो हो वो m इंटू ए के इक्वल हो जाए, है ना। और ए की जगह पर आपने क्या लिखा था, एक जगह पर आपने लिखा था ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये लिखा था। तो आप इनको इक्वेट कर लो, म्यू इंटू जी इक्वल टू क्या लिखोगे, है ना, म्यू इंटू एम, म्यू एम जी, है ना, म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स। तो आप बराबर कर लो यम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। मास से मास खत्म कर लो, हम ये पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं। ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ म्यू जी बाई ए, ये मिल जाएगा। टाइम पीरियड पहले से पता है 2 पाई अंडर रूट म्यू जी बाई ए होता है, उल्टा लिखना है यार यहाँ पे, ए बाई म्यू जी, ए बाई म्यू जी, ये टाइम पीरियड होता है। और दोनों ब्लॉक एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड हमको पहले से पता है। कंबाइन सिस्टम का टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम दैट इज 2m, बाई में के दोनों का मास आइडेंटिकल है, तो जो टाइम पीरियड यहाँ से निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट 2m बाई के। अभी कहानी नंबर 1 मान लो, कहानी नंबर 2 है, आप इनको इक्वेट कर लो। जब इक्वेट करेंगे बताओ क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ए बाई म्यू जी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m बाई के, ये मिलेगा। 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, रूट से रूट खत्म कर लो, तो यहाँ पर a बाई क्या मिला, म्यू जी बराबर क्या मिला, 2m बाई के, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रखना क्या है, एम्पलीट्यूड। बताओ एम्पलीट्यूड क्या मिला हमको, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, 2m बाई के इंटू म्यू जी, ये लिखोगे। एम्पलीट्यूड नहीं पता था कितना होगा, तो आप एम्पलीट्यूड वहाँ पे रख लो, यहाँ वाली इक्वेशन में एम्पलीट्यूड रखो, क्या बनेगा, है ना। अच्छा ये देखो कि हमें म्यू एम जी कैलकुलेट करना है, तो के आप इधर भेज दो, के इंटू ए बाई 2, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और बराबर क्या लिख लें बोलो, म्यू एम जी, और यही क्या हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, इसको ही आप क्या कहोगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो फाइनली यहाँ पर 1/2 के इंटू ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड वाला, है ना, तो ये बन जाएगा आंसर हमारा। एक बार इसको अच्छे से देख लो। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा
थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड हम मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को ये भी देखना है कि बच्चा यहाँ पे शायद आईटी वाला भी बैठ करके देख रहा होगा, है ना। और आप ये समझो कि इतना सब पढ़ने के बाद आप अपने पास जो भी आपके पास अनसॉल्व है जेई का, नीट का, आप एक बार करके देखिएगा, क्वेश्चन गारंटीड निकल के आएंगे आपके। आपको ऐसा लगेगा कि यार जो है बिल्कुल इजी हो गया, है ना। और आपको हम ये बताएं कि हम अभी आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। ऐसे जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको आप ये कहोगे कि ये तुमने पढ़ रखा पहले से ही। तो हम ज़्यादा अपने बारे में नहीं बोलेंगे पॉजिटिव, आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर है, जैसे मान लो एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड हम इसको कहेंगे, यूनिफॉर्म रॉड। अब इसकी लेंथ मान लो L है, मास M है, यहाँ पे दिख रहा है यूनिफॉर्म रॉड, रॉड है, मास M है, लेंथ इसकी L है, ऐसे मान लेते हैं। और यहाँ पर आपने एक पिवट मतलब एक कील लगा दी है। अभी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, किसमें, इक्विलिब्रियम में। अच्छा आप बताओ, इक्विलिब्रियम पर यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास ठीक सेंटर पे होगा और यहीं से क्या पास होगा, इसका वेट mg। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभी ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की, हम अगर इस एंड को हल्का सा कंप्रेस करें और कंप्रेस करके छोड़ें तो ये जो रॉड इस तरह से क्या करेगी, ये ऑसिलेट करेगी अबाउट दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रॉड ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो इस रॉड का टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड आउट टाइम पीरियड, बस इतना सा आप लिख लो, फाइंड आउट टाइम पीरियड। एक नया कॉन्सेप्ट है और ऐसे मतलब जो है जेई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वैरायटी यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चन की बन सकती है। और आपको हम अभी कुछ एग्जांपल देंगे कि आप इनको घर में सॉल्व कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर दो बातें हमें करनी। पहली बात करनी मेन पोजीशन पे, पहली बात करनी आपको कहाँ पे, मेन पोजीशन पे। अच्छा ये जो वेट है, इस वेट की वजह से स्प्रिंग पहले से कुछ ना कुछ कंप्रेस हो चुकी होगी। मान लो स्प्रिंग पहले से ही x कंप्रेस हो गई है, पहले से कितना स्प्रिंग कंप्रेस है, x। और जो k इंटू एक्स है भाई साहब ये कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की ओर, mg कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। अगर हम फोर्स बैलेंस की भी आप पे देखें, बाई फोर्स बैलेंस दैट इज k इंटू एक्स इक्वल टू mg, ये बन जाएगा। ये हमने कहाँ की बात की, बाई फोर्स बैलेंस, हमने यहाँ पर क्या किया, फोर्स को बैलेंस कर लिया है, ठीक है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बैलेंस। अच्छा ये आप सिस्टम रोटेट भी नहीं कर रहा, तो रोटेशन अगर नहीं है तो नेट टॉर्क भी कितना होगा, जीरो होगा। ये वाला जो mg है इसको नीचे की ओर रोटेट करवाना चाहेगा और kx ऊपर की ओर, तो अभी रोटेशन भी नहीं है। इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर नेट टॉर्क भी आपको जीरो करना पड़ेगा। अच्छा ये लेंथ l/2 होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होगी, ठीक पिवोटेड एंड से। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होगी, ठीक पिवोटेड एंड से, जहाँ पर कील लगी है। तो अगर हम ये कहें कि इस k इंटू एक्स के द्वारा टॉर्क बन रहा एंटी क्लॉकवाइज और mg के द्वारा बन रहा वो क्लॉकवाइज, है ना। तो फाइनली नेट टॉर्क भी आपको बैलेंस करना है। तो नेट टॉर्क कितना होगा बोलो, mg इंटू l/2 बराबर kx इंटू एल। के इंटू के एक्स एल क्यों लिखा, क्योंकि mg के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से l/2, ये हमने टॉर्क लिखा है। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप ये बताओ कि जो टॉर्क है कितना होगा, mg इंटू l/2, और इसका जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क कितना होगा, k इंटू एक्स इंटू l/2, ठीक है। ये मेन पोजीशन की बात हो गई, ठीक है। इसको आप कहानी नंबर 1 लिख लो। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ पर कभी रॉड थी, अब इस रॉड को आपने जो है
ऐसे। रॉड को आपने नीचे कंप्रेस किया। जब नीचे आप कंप्रेस करोगे तो मान लो एंगल बन गया थीटा। एंगल क्या बन गया थीटा। अब आप ये समझो कि mg तो आज भी भाई साहब वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे बना होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लेंथ है इसको आप कहोगे l/2, इसको भी आप कहोगे l/2। आप थोड़ा फिगर ऐसे समझो कि जैसे ही हमारे पास रॉड है, यहाँ पास हो रहा है mg, ये एंगल बन रहा थीटा, ये जो लेंथ है आपकी इसको आप कह लो, मान लो कि x डैश है, ठीक है, या इसको y कह लो। आपने y कंप्रेस किया तो इसको y कह लो, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि अब स्प्रिंग में टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, तो ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितना बन जाएगा, k इंटू एक्स प्लस वाई, इतना बन जाएगा फोर्स। अच्छा देखो, ये एंगल थीटा है, आप इसको थोड़ा ऐसे कंप्लीट करो ट्रायंगल, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये टोटल लेंथ की बात करें तो l है, टोटल लेंथ कितना l है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बना होगा, ये l/2 है, ये l/2 है, तो इस लेंथ का यहाँ पर टुकड़ा कितना आएगा, l/2 cos थीटा। यहाँ पे टोटल टुकड़ा कितना आएगा, l इंटू कॉस थीटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको टॉर्क, नेट रीस्टोरिंग टॉर्क देखना है, क्योंकि सिस्टम अब ये ऊपर जाएगा। जैसे आप इसको यहाँ पे कंप्रेस करके छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो जो रॉड है वो ऊपर की तरफ जा करके ऐसे ऐसे क्या करेगी, ये ऑसिलेट करेगी, रोटेट करेगी। तो रोटेशन का मतलब यहाँ पे टॉर्क। अब नेट रीस्टोरिंग टॉर्क कहाँ बनाना है, ऊपर की तरफ, है ना। तो आप ये बताओ कि mg भी तो टॉर्क नीचे बना रहा, तो फाइनली आप बताओ कि नेट जो रीस्टोरिंग टॉर्क बनेगा वो कैसा बनेगा, बाय दिस फोर्स। और वो कैसा टॉर्क होगा, ये कैसा बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेट रीस्टोरिंग टॉर्क, नेट रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। इसको आप टाउ कह लो, ताऊ नहीं टाउ, टाउ कह रहे हैं, टाउ, TAU, है ना, ताऊ, ताऊ नहीं सुनाई देना चाहिए आपको, हम टाउ कह रहे हैं, है ना। तो बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, k इंटू एक्स प्लस वाई वाला फोर्स बड़ा है। टॉर्क भी आप किस में लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ। अब इससे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगी, अगर ये वाला फोर्स लग रहा तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन जाएगी, ये वाली लेंथ बनेगी l cos थीटा। आप लिखोगे यहाँ पे l इंटू कॉस थीटा माइनस, ये निगेटिव साइन रिस्टोरिंग टॉर्क लिखने की वजह से आया है। अब बताओ टॉर्क ड्यू टू वेट कितना होगा, mg इंटू l/2 cos थीटा, लिखेंगे क्या। अब चूंकि एंगल बहुत छोटा लेना पड़ेगा, अगर बात सिंपल हार्मोनिक मोशन की है तो एंगल यहाँ पर बहुत छोटा लेंगे, और फॉर स्मॉल एंगल कॉस थीटा क्या होता है, ये बात हम लिख लेते हैं, फॉर स्मॉल एंगल कॉस थीटा आप लिखोगे 1 के इक्वल, कॉस 0 1 होता है। आप देखो ताऊ बराबर क्या मिला, माइनस k इंटू एक्स इंटू एल, कॉस थीटा 1 मान लिया हमने। देखो और क्या मिला, k इंटू वाई इंटू एल। देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का mg इंटू l/2 मिलेगा। अब आप देखो कि जो mg l/2 है क्या वो हमारा k इंटू एक्सएल है। आप मेन पोजीशन पर जो कहानी हमने बनाई थी उसके भी आप पे देखो कि जो mg l/2 है इज नथिंग बट इट इज k इंटू एक्सएल। तो आप देखो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या मिला, माइनस का k इंटू एक्सएल प्लस k इंटू वाई और इंटू एल।
अब आप देखो mg/L/2 को हम क्या लिख लें, k × xl। अब आप देखो ये तो ख़त्म हो गए भाई साहब, निपट गए यहीं पे हैं, आधे रास्ते में निपट गए हैं। अब बताओ कि जो टाउ है, टाउ साहब क्या बचे बताओ, माइनस का ky × l। बट आप जानते हैं टॉर्क का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये बताओ कि हमें यहाँ पर y का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा लाना है। बताओ इस पॉइंट से नीचे कितना रोट स्प्रिंग कंप्रेस हुई है y, तो जो लेंथ बनेगी इसको आप कहोगे y। अब आप यहाँ पर बैठ करके अगर घूमोगे तो आपका जो रेडियस ऑफ सर्कल बनेगा कितना बनेगा, ठीक लेंथ के इक्वल बन जाएगा। जो रेडियस ऑफ सर्कल बनेगा इस पॉइंट के भी यहाँ पर वो लेंथ के इक्वल बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि एंगल, आर्क और रेडियस, इनमें पहले से ही रिलेशन कुछ ना कुछ होता है। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। आर्क कितना है y और रेडियस कितना बनेगा l। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलो, y इक्वल टू आप लिखोगे थीटा × l। हमें यहाँ पर y रिप्लेस करना है, तो टाउ साहब क्या मिलेंगे बताओ, माइनस का k × l² लिखें क्या, इंटू थीटा। फाइनली ये इक्वेशन मिली है। और हमको पहले से पता है कि जो टॉर्क होता है वो I × अल्फ़ा के इक्वल होता है। अब आप इनको कंपेयर कर लो, तो I × अल्फ़ा बराबर क्या मिला, माइनस के l² × थीटा। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिला, माइनस के l² थीटा, और बाई में I ही तो मतलब मज़ेदार चीज़ है। कई सारे केस हमने देखे जहाँ पर टॉर्क है तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़रूर आया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब कि आपको रोटेशन में जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक कहानी हमने खींच के लाई। अब इसके बाद आपको कहानी लिखनी है, इक्वेशन कोई से भी मान लो, है ना। फर्स्ट हमने लिख दिया है, बट आप इसको जो भी कहना चाहो कह सकते हो, है ना। हमको पहले से पता है कि जो अल्फ़ा होगा -ω² × थीटा के इक्वल होगा। अब आप इनको कंपेयर कर लो। अल्फ़ा की एक कहानी क्या, माइनस के × l² थीटा अपॉन I, और एक कहानी है -ω² × थीटा। देखो निगेटिव साइन खत्म, थीटा थीटा खत्म। अब आप बताओ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, समझो इस चीज़ को कि जो ओमेगा बनेगा क्या बनेगा, अंडर रूट के × l²/I, और टाइम पीरियड क्या मिला, 2π √I/k × l²। अभी कोई फार्मूला नहीं कि आप इसको फार्मूले की तरह हजम कर जाओ, कोई फार्मूला नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रॉड का अबाउट एंड के अबाउट क्या होता है, ml²/3। तो टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा, 2π यहाँ पर आप रखोगे m × l²/3, और बाइक 3 नीचे आ गया तो 3 टाइम्स k × l² फिर से ख़त्म हो गए। बताओ टाइम पीरियड क्या मिला, 2π √m/3 के। ये फाइनल आंसर हमारा बनता है। अब आप समझो कि इसको जो है आप और कोई मेथड से नहीं सॉल्व कर पाओगे, बहुत लेंदी हो जाए कैलकुलेशन वहाँ से, है ना। तो आप इसको एक बार अच्छे से सीख लो। देखो कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ, इसमें कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप देखो हम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे हम आपको कहें कि IT में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आप घर में एक बार कोशिश कीजिएगा, है ना। और जब ना आए तो आप हमको बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। देखिए हमने क्या बोला कि ऑसिलेशन हम आपको चाहें तो 4 महीना पढ़ा सकते हैं, बट हम कहेंगे कि जितना आप सीख लिए इससे ज़्यादा आप नहीं सीखो, है ना। तो ऐसे कुछ फिगर दिया होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक स्प्रिंग है और हमने इस स्प्रिंग को एक रॉड से, ये रॉड मान लेते हैं ऐसे कुछ, और नीचे वाला एंड भी हमने एक स्प्रिंग से जोड़ दिया। यहाँ पर आपने कील ठोक दिया और एक रॉड है, रॉड का मतलब कि रॉड होता है ना। एक रॉड है, इसकी लेंथ जो है ठीक कील जो हमने ठीक सेंटर पे लगाई है, मतलब कि जो लेंथ है l/2 में टूट गई। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ पर भी के है, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट हम ले लेते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अगर मान लो हम इधर की तरफ चाहे कंप्रेस करें, अच्छा इधर की तरफ कंप्रेस करें, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये भी कंप्रेस होना है। आप इमेजिन करो
अगर इसको हम खींचेंगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगी और इधर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट जो है रोटेट करेगी, है ना। तो अब आप समझो कि अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया इधर की तरफ x, तो ये भी कंप्रेस होगी x। अब स्प्रिंग कांस्टेंट सेम लिया है तो जितना कंप्रेशन इसमें होगा उतना ही कंप्रेशन इसमें होगा। और एक बार आपने हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो अबाउट दिस पॉइंट ये जो रॉड है क्या करेगी, ऐसे 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 क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, है ना। तो फाइनली इसमें ऑसिलेशन आ जाएगा और टाइम पीरियड आपसे पूछ लेगा टाइम पीरियड क्या है ना। ये टाइम पीरियड पूछ लेगा आपसे क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये क्वेश्चन नीट आईटी में आया हुआ है। तो एक बार आप इसको करिएगा फिर आप हमको बताइएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये जो अभी आपको। अच्छा ये भी जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये भी रीस्टोरिंग टॉर्क मेथड से सॉल्व होगा, है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क मेथड से। तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग खर्च करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए एक टॉपिक हमारा रह गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, उसको हमें कवर करना है। स्टॉप करो।